औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब हमारे पास जो है आज के लेक्चर के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ के अंदर आज जो हम पढ़ रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सी है वो हम पढ़ रहे हैं। तो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट होमोजीनियस आर कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये हमारे पास कहलाती है। हमने जो है इससे पहले पढ़ चुके हैं होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेम ऑर्डर। तो आज जो है नॉन होमोजीनियस हम कर रहे हैं जिसमें सेम ऑर्डर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारे पास इस तरीके से है कि ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर ये देखें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, यहाँ सेकंड ऑर्डर है, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ कोई आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं सेम ऑर्डर के ना हो उनको हम जो है यहाँ पर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर और इसके बाद ये लीनियर भी हमारे पास है। आगे ये दूसरी एग्जांपल कि जी आपके पास ये थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है वी ऑफ द फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे सेकंड आ गया, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास है कि इसमें सेम ऑर्डर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, और यहाँ थर्ड है, यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट है, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y है और इसमें कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है। यानी सब जगह अगर ये हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द सेम ऑर्डर होती जो कि हम पिछले लेक्चर्स में करके आए हैं, तो यहाँ 4 है तो इधर भी 4 होना था, इधर भी 4 होना था, 2 नहीं होना था, इधर 3 नहीं होना था, इधर भी 4 होना था, इधर भी 4 होना था, इधर नो डेरिवेटिव नहीं होना था, यहाँ पे भी पार्शियल आपके पास फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद होना था। इसके बाद ये हमारे पास है, इसमें भी अगर हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद हम इसके अंदर इसके ऑपरेटर्स की जो नोटेशंस हैं वो इसके अंदर मार्क करते हैं, तो फिर यानी कि डी की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स लिखते हैं, डी डैश की जगह पार्शियल ओवर पार्शियल वाई लिखते हैं और डी डी डैश की जगह हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच देन वाई लिखते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर आपको जब सामने आएगी तो वो भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विद नॉट सेम ऑर्डर। ये भी एक तरीक़ेकार है यू के साथ लिखने का। हम इसको कैसे हल करते हैं वो आज हम डिस्कस करें। देखें ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद नॉट सेम ऑर्डर। आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये सूरत हाल सामने आएगी। इसके अंदर हमने ये गौर करें कि हमारे पास ये पहले ही से फैक्टर हैं d प्लस डी डैश माइनस 13 और d प्लस 4d डैश प्लस 8। यानी अगर हमारे पास क्या कहते हैं ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके सेम ऑर्डर नहीं होते तो हमें ये बनाने ज़रूरी होते हैं कि हम ये फैक्टर जो उनसे हैं वो हम बनाएं। फ़िलहाल इसने बना दिए हैं तो हम इसी का एडवांटेज लेते हैं। तो हमारे पास इसको लिखने का यानी कि इसका फंक्शन सोल्यूशन लिखने का तरीक़ेकार ये होता है जो कि हमारे बाद में ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा कि आपने ये देखना है, जैसा ये देखें d प्लस डी डैश है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया माइनस माइनस डी डैश, और ये हमारे पास माइनस 13, इसको देखें कैसे लिख दिया d डैश यानी माइनस 4d। दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ इस पोजीशन पर d माइनस चाहिए हमें, इधर भी d माइनस हमें चाहिए। एक तो ये, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे पास ये इसको लिखेंगे, इसका d डैश का जो कोफिशिएंट आएगा उसे हम -1 आया यहाँ पर तो -1x y -1x, और ये हमारे पास -4 आया तो y -4x हम लिखेंगे। सेकंड हमारे पास ये है कि जो यहाँ पर लिखा जाएगा -13 तो e रेज़ टू पावर इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे और साथ यानी इसकी साइन चेंज कर देंगे। अगर यहाँ -13 है तो यहाँ पर e प्लस e रेज़ टू पावर प्लस 13x होगा और साथ जो है इसके साथ 5y -1x और 5 लिखा जाएगा। उसके बाद इसके साथ 8 इसकी साइन चेंज करें तो e रेज़ टू पावर -8x और यहाँ पे 5 और y माइनस आपके पास 4x होगा। यही इसका सलूशन है। अब एक और सवाल हम करते हैं जी इसके अंदर देखें हमारे पास d प्लस 2d डैश माइनस 3 रेज़ टू पावर 4 z हमारे पास है।
तो हमने इसका जो सोल्यूशन लिखना है, जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बाद में हो जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे +2 है, तो हम इसका साइन चेंज करके -2x लिखेंगे। देखें y -2x, और y साथ ज़रूर लिखेंगे, y -2x। और इसका भी साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो ये जो कांस्टेंट होगा ये हमेशा e⁻ में जाएगा, e⁻ +3x। इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर, इसके साथ d' के साथ जो आएगा वो y -2x होगा अगर इसका कोएफिशिएंट 2 है। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसके अंदर इसका कोएफिशिएंट, इसका -3 है तो e⁻ +3x होगा, क्योंकि ये पावर 4 है, यानी ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास और ये रिपीटेड होगा, तो लिहाजा इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ये जो y -2x है इसको आपने जो है अगर 4 है तो 3 टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स, यानी देखें y -2x, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम y -2x, और साथ जो सा है इसकी पॉलिनोमियल लिखनी है, यानी कि ये 4 है तो 3 डिग्री तक लिखेंगे, 1 यानी कांस्टेंट, और उसके बाद x, देन x², देन x³। और साथ एक और चीज़ है कि जो ये y -2x आपने लिखा है ये पहले के साथ phi1 कर देंगे, दूसरे के साथ phi2 कर देंगे, तीसरे के साथ phi3 कर देंगे, और सिमिलरली phi4 कर देंगे। इसके अंदर ज़रा गौर ये भी कीजिएगा कि ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहे हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी और तरह लिखते रहे, यहाँ पे जो है नॉन होमोजीनियस में जिस तरह लिख रहे हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जी हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। ये देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी नोटेशन के साथ दिया जाता है, r + 2s + t + 2p + 2q + z = 0। यहाँ पे अब सबसे पहले z की जगह u भी आ सकता है और भी कोई वेरिएबल आ सकता है, लेकिन मैंने सारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की है वो वेरिएबल z के साथ हमने की है, विच डिपेंड्स अपॉन द 2 वेरिएबल्स x और y। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास r, s, t, p, q से क्या मुराद है? r जन से नोटेशन याद रखना है कि जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगी वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू x होगी। यहाँ f है, अगर यहाँ z होगा तो आपने इसको z के साथ कर देना, अगर यहाँ f होगा तो इसके यहाँ पर f के साथ कर देना। मैं फ़िलहाल इसको z के साथ कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2, ये d का x का स्केयर है तो d2 हमारे पास लिखा जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ लिखा भी है कि मैंने f को z के बराबर लिया है। जो हमारा s होगा वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z होगा, और विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y, इसको हम ऐसे लिखेंगे। s की नोटेशन ऐसे होगी और r की नोटेशन ऐसे होगी, यानी विद रिस्पेक्ट, ये 2 टाइम्स x का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। s में पहले x का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव x, फिर y का होगा। और अगर ये उलट भी हो जाए, यानी कि y पहले हो जाए x बाद में हो जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। d हमारे पास इसकी नोटेशन है, क्योंकि ये सिंगल x है तो d हो गया, और d' हमारे पास ये हो गया, बाकी इसको z लिख दिया। उसके बाद जी ये t की नोटेशन ये है हमारे पास कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी 2 दफ़ा हमने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, जिसको हम d' का स्केयर लिख देते हैं। और जो x के तहत हो तो d का स्केयर यानी d का होगा, अगर हमारे पास क्या कहते हैं y हो तो d' होगा। ये z हो गया, t की ये वैल्यू, ये नोटेशन आपने याद रख लेनी है। और p की को हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x कहते हैं, और जिसको d यानी कि d से मुराद ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, और q जो सा है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y होता है, ये, और इसको हम dz कहते हैं। यानी हमने अब ये नोटेशंस की जगह ये नोटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ये नोटेशंस आ सकती हैं, एक बात जहन में रखिएगा। तो लिहाजा हम अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ इनके लेबल्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी इसकी जगह। तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं जी, इसको हम d² कह देंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है, और इसको हम जो है 2d' कह देंगे, ये हमारे पास, और प्लस t को हम जो है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कह देंगे, d' कह देंगे, ये नोटेशन लिखी हुई है। और p को हम जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x dz लिख देंगे, और उसके बाद q को हम जो है dz लिख देंगे, यानी q को हम dz जो है यहाँ पर लिख देंगे।
और उसके बाद प्लस जी, फिर जी कॉमन ले लिया और उसके बाद ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जी जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास ये कॉमन हमारे पास आ गया जी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास लिखा गया। तो अब हमने इसको इस तरह किया कि जो सिंप्लीफाई हो सकती थी डी स्क्वायर, हमने उसके बाद क्या कहते हैं इसके अंदर फैक्टराइजेशन बनाने की कोशिश करेंगे। असल काम हमारा ये है कि किसी तरह ये फैक्टराइजेशन हो जाए, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस विद नॉट सेम ऑर्डर है, तो इसमें फैक्टराइजेशन हमें यहाँ मिल जाए जी के साथ, जिस तरह हम पहले भी क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे फैक्टर बनाने के लिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डी प्लस डी डैश का स्क्वायर, यानी यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक अगर गौर करें तो आपके पास इतना हिस्सा जो है वो कितना है, हमारे पास इतना हिस्सा डी प्लस डी डैश का स्क्वायर है। इसमें से इन दो में से, यानी इन दो में से आप जो है 2d कॉमन ले लें, 2 सिर्फ कॉमन ले लें, डी प्लस डी डैश प्लस 1 इंटू जी इज इक्वल टू 0 हमारे पास लिखा गया। और अगर हम इसको देखते हैं, यानी ये हमारे पास लिखा गया, उसके बाद अगर हम गौर करें तो ये एक और चीज़ सामने आती है कि ये इसको मैं ए कह देता हूँ, यानी इसको हम ए कह लेते हैं कैपिटल ए, और इसको मैं बी कह लेता हूँ, और फिर उसके बाद इसे हम ए बी कह लेते हैं, यानी कि 1 इसके साथ लिख देते हैं, तो ये 2ab हमारे पास होगा, 2 इंटू 1 हमारे पास, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, यानी कि a ये रहा और b, और आपके पास इसको ओपन करके देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होगा, तो लिहाजा जी इज इक्वल टू 0, और फैक्टर आ गए हमारे पास। ये फैक्टर हैं जी जो हम पिछले सवालों के अंदर ढूंढते थे, पिछले सवालों में भी हम ऐसे करते थे। अब यहाँ पर यानी हमने ये जो इक्वेशन आई है ये एक्चुअल फाइनल आई है हमारे पास, क्योंकि ये सारा जितना भी हमने काम किया है वो एक्चुअल इसको शिफ्ट करने के लिए हमने किया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर एस टी पी क्यू जी में थी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे पास इसमें ये फैक्टराइजेशन आ गई। अगर ये शुरू में मिल जाती तो बहुत ही आसान था, जिस तरह के पिछले सवाल में आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हमने फैक्टर किए थे, और इस तरह आ जाते हैं तो फिर हम आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो ये कांस्टेंट होता है इसकी साइन तब्दील करेंगे, ई रेज़ टू माइनस एक्स, यानी इसके साथ एक्स लगा देंगे, और जो डी डैश का है हमारे पास वो उसका भी कोफिशेंट, डी डैश का जो कोफिशेंट होगा उसको हम जो है y के साथ लिखेंगे और साइन चेंज करेंगे। मतलब यहाँ +1 था तो y माइनस 1x, ये देखें y के साथ लिख दिया, और उसके बाद ये 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या कहते हैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल्स हमारे पास लिखी जाएगी, यानी पहला कांस्टेंट और y माइनस 1x जो है वो आपके पास 2 टाइम्स लिखा जाएगा, यहाँ पे y माइनस 1x और साथ x, क्योंकि ये 2 था। इससे पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पे 4 के तहत हमने काम किया, उसको भी आप देख लीजिएगा। और ये जो हमारे पास है 5(1), 5(2), ये क्या चीज़ है, 5(1) इज, इसको हम पढ़ते ऐसे हैं, 5(1) इज़ ए फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द y माइनस एक्स, और इसको कैसे पढ़ते हैं, 5(2) इज़ ए फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द y माइनस 1x हमारे पास लिखा जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं जी, ये देखें जी हमारे पास इसमें नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और इसको भी मैंने r की फॉर्म के अंदर लिखा है, r प्लस 2s प्लस टी माइनस 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। जब मैं r की फॉर्म या r s t p q की फॉर्म कहता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरी तरह नहीं लिख सकते, आप भी दूसरी तरह लिख सकते हैं, मैंने कन्वर्ट इसको d और d डैश में ही करना है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया। और उसके अलावा यहाँ पे ना आपके पास ये देखते हैं जी, इसको यहाँ पर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसको r प्लस 2s प्लस टी इज इक्वल टू, इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएं 2p प्लस 2q, या आप जो है इस 2 से कॉमन लें और इसे डिवाइड कर दें, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1, 2 और 3, बहुत सारा फॉर्मेट है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखने में। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे इसके अंदर r जनसा है वो d2f यानी सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x, और s जनसा है वो हमारे पास नोटेशन जो है वो जाहिर करती है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू x देन y, और t जनसा है वो आपके पास d डैश का स्क्वायर f हमारे पास, यानी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू y।
और पी जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डी है। उसके बाद क्यू जो है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास है। और एफ चूँकि मैं नोटेशन इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ जी, तो मैंने एफ को जी कह दिया। उसके बाद आप इनकी वैल्यू जो सी है ये रखें। ये चीज़ें हम जो है इससे पिछली जो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं कि ये नोटेशंस को हम ऐसे ही लिखते हुए आ रहे थे। अब उसके बाद आर की वैल्यू ये रखी D2, एस की वैल्यू 2 डी डैश रखी, टी की वैल्यू जो है वो डी डैश का स्केयर रखी, इसकी पी की वैल्यू डी रखी -2d, और क्यू की वैल्यू जो है 2d डैश रखी, और साथ जी ऑपरेटर जी हमने ऑपरेटर नहीं है, z इज इक्वल टू 0 हमने कॉमन ले लिया। अब दोबारा हमारा यही काम है कि ये जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्म में कि उसके साथ फैक्टर आए z के साथ। अगर वो फैक्टर पहले दिए गए, जैसा कि पहले इस लेक्चर के अंदर जो है पहले 1-2 एग्जांपल्स की हैं, तो उसमें ऑलरेडी से वो फैक्टर्स मौजूद थे। अब हम फैक्टर्स खुद बना रहे हैं। अच्छा, अब इसको देखें, अगर गौर करें, ये नोटेशंस लिखी हमने और चेंज किया हमने आर पी क्यू को, इसको गौर करें तो हमारे पास ना ये डी प्लस डी डैश का होल स्केयर है, और इसमें से आप जो है 2 कॉमन ले लें। असल काम हमारा ये है कि किसी तरह भी ये 2 फैक्टर्स या 2 या 3 या 1 जितने भी फैक्टर्स हैं वो फाइंड आउट हो जाए। अच्छा जी, अब हमारे पास चूँकि ये सेकंड डिग्री है तो यहाँ पे चांस यही है कि 2 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर देखें d प्लस डी डैश कॉमन ले लिया। एक ये था d प्लस डी डैश, और ये भी d प्लस डी डैश कॉमन था। इन दोनों को कॉमन लिया तो ये हमारे पास d प्लस डी डैश -2 आ गया इंटू जी। अब इसका सोल्यूशन जो है वो लिखा जा सकता है, और लिखने का तरीक़ेकार वही है जो हम पहले डिस्कस करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम ये करेंगे जी, जैसा मिसाल के तौर पर मैंने इसको लिखते हैं पहले d प्लस डी डैश -2, ये -2 है, कांस्टेंट का साइन चेंज करेंगे +2, और e की पावर जो है वो हम बनाएंगे 2x। ये मैं पहले भी लिख सकता था, बाद में भी लिख सकता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पहले डिस्कस कर लिया। e रेज़ टू पावर 2x, यानी इसका मेरा मकसद है इस चीज़ को मैं इधर भी लिख सकता था और इसको इधर भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसको शफल कर सकता हूँ कि पहले लिख दूँ और इसको बाद में लिख दूँ। उसके बाद यहाँ पे देखना है d डैश का कोफिशेंट, और ये d जो है ना ये हमारे पास कांस्टेंट, इसका कोफिशेंट 1 ही होना चाहिए, ये भी एक शर्त है। फ़िलहाल ये d डैश हमारे पास है, तो d डैश हमारे पास क्या कहते हैं, इसका कोफिशेंट है +1। इसका भी साइन चेंज करेंगे, जैसा हमने -2 का चेंज करके एक्सपोनेंशियल में लिखा था e रेज़ टू पावर +2x, और इसका जो हमारे पास होगा +1 है तो -1x, y -1x हमारे पास होगा, y -1x, और इसे मैंने phi2 लिख दिया क्योंकि पहले को मैंने phi1 लिखा था। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर इसके साथ लिखते हैं d प्लस डी डैश आगे। उसके बाद इसमें कांस्टेंट नहीं है, जैसा यहाँ -2 था, तो मैं इसके साथ +0 लिख देता हूँ, 0 +0, तो 0 हमारे पास है, तो e रेज़ टू पावर -0x ये लिखेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये d डैश का क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो +1 है, जिसको -1 कर देंगे, तो y -1x, और साथ इसका ये वेरिएबल है और ये फंक्शन का नाम लिख देंगे phi1। इसका नाम phi1 रख दो, phi2 रख दो, phi3 रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं इसको phi2 भी रख सकता था, इसमें phi1 भी रख सकता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आपका यही रहेगा। e रेज़ टू पावर -0x को आप जो है वो 1 करते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करें तो यही जवाब आता है, और e रेज़ टू पावर +2x को e रेज़ टू पावर 2x और phi2 y -1x लिखेंगे। phi2 इज़ ए फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द y -1x। ये देखें जी, हम पहले इससे पहले हमारी राइट साइड पे 0 आता था। इस लेक्चर में आप देख सकते हैं जितनी भी हमने नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उन सब में जो है यहाँ पर 0 आया था। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आएगा, e रेज़ टू पावर ax प्लस by। ax का मतलब यहाँ 3x लिख दें, 4x लिख दें, जैसा कि मैंने ये एक सवाल बनाया। a की जगह -2x है और b की जगह जो है 1y है, +1y, कोई भी रियल नंबर, या ये भी पॉसिबिलिटी है आपका सवाल बनाने में कि e रेज़ टू पावर ax प्लस by ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह। ये राइट हैंड साइड, यानी यहाँ पर आप जो है इसकी जगह ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमारे पास है, ये वाली राइट हैंड साइड, यानी d स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर माइनस 3d d डैश प्लस 3d डैश
डी डैश इंटू जी इज़ इक्वल टू, आगे आप जो है ना यहाँ पर 4 ई रेज़ टू पावर एक्स लिखते हैं, इसके अंदर इसको लिख सकेंगे फिर एक्स प्लस 0y, या आप यूँ सवाल बना लें कि इसकी जगह ई रेज़ टू पावर माइनस 2x प्लस वाई की जगह बाकी चीज़ें वैसे ही रहने दें, तो टू ई रेज़ टू पावर वाई लिख दें, तो इसका मतलब होगा 0x प्लस वाई, यानी हमें x का कोफिशेंट और y का कोफिशेंट लाजमी लिखना है, जो आज का प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। जिस तरह ये आ सकता है ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2y, क्योंकि सवाल हमने एक करना है इसलिए मैं ये बात जनरलाइज़ कर रहा हूँ कि ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इन्फिनिट ऑप्शन है इस सवाल को हल करने के। फिर ई रेज़ टू पावर x प्लस वाई, यानी यहाँ पर ई रेज़ टू पावर x प्लस वाई, ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 2y, कुछ भी जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सब में एक ही जैसा पैटर्न हमें नज़र आएगा। अगर ई रेज़ टू पावर x प्लस 0y होगा तो वो भी हमारे पास सवाल हल हो जाएगा, जो कि अभी आपके साथ डिस्कशन में हो जाएगा। इसकी जो जनरलाइजेशन है वो ये है कि आपने ना एफ डी डी डैश से क्या मुराद है, एफ डी डी डैश से मुराद है ये वाली पॉलिनोमियल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें डी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट रखेंगे, यानी पुट डी इज इक्वल टू ए और डी डैश इज इक्वल टू बी, और इसका जवाब जो है वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए, यानी इसका जवाब ये यहाँ तक जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है। देखते हैं जी हमारे पास किस तरीके से आता है, इसको मुकम्मल हल करते हैं। नहीं, शुरू से हम हल कर रहे हैं कि यहाँ से ये स्टेप हमारे पास आया, यानी ये सवाल आया, उसके बाद ये क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से लिख लिया, और उसके बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड जो इस इक्वेशंस की थी यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें जी को इग्नोर करके हमने इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। कि देखें ये नेक्स्ट स्टेप पर ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, या आप जी लिख लें चलें साथ, फिर बाद में हम कर लेंगे, फैक्टराइजेशन पहले कर लेते हैं। तो हमारे पास ये होगा, इसकी फैक्टर बनाएंगे जी, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी का स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3d डैश, इसको क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, डी माइनस डी डैश, डी प्लस डी डैश, और ये -3 कॉमन आ गया, डी माइनस डी डैश, इसके अंदर से डी माइनस डी डैश कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, तो ये कॉमन लिया तो ये डी माइनस डी डैश आ गया, ये कॉमन आ गया, डी प्लस डी डैश ये लिख दिया और -3 आ गया, ये दो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब उसके बाद हमने यानी डी माइनस डी डैश को मैंने डी माइनस डी डैश प्लस 0 लिख दिया और इसको डी प्लस डी डैश -3 लिख दिया। अब हमने जो है इसका सोल्यूशन लिखना है, यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है। तो लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा, ये जो 0 है इसका साइन चेंज करेंगे और इसे एक्सपोनेंशियल की पावर बना देंगे, ई रेज़ टू पावर माइनस 0x नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। और उसके बाद डी डैश का कोफिशिएंट देखेंगे -1 है, तो इसका साइन चेंज करके +1 y प्लस 1x लिख देंगे, साथ 5 लिख देंगे। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, -3 है तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ई रेज़ टू पावर +3x लिख देंगे, और उसके बाद इसके साथ ई रेज़ टू पावर +3x के साथ क्या लिखेंगे, आपने डी डैश का जो कोफिशिएंट है इसका नहीं, इसका देखना है, डी डैश का कोफिशिएंट है +1, इसका साइन चेंज करेंगे -1x और साथ y लिख देंगे, तो y -1x। गौर कीजिएगा यहाँ d की कोफिशिएंट 1 है और इधर भी d का कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 है, दोनों जगह हमारे पास ये है। e की पावर 0x को आप किस तरीके से लिख सकते हैं जी, e की पावर 0x को आप 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करें तो यही रह जाता है, और ये e रेज़ टू पावर 3x 5 y -1x यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मैंने इसको दोबारा लिख दिया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हम करते हैं जी। पर्टिकुलर इंटीग्रल में शर्त ये होती है कि जो भी आप z के साथ यहाँ पे फंक्शन बनता है, जैसा कि यहाँ बना ये हमारे पास z के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक, आपने उसको जो है ना उसका रेसिप्रोकल कर देना है 1/। अब इसकी फॉर्मेट ये भी है, इसको भी 1/, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर -3d प्लस 3d डैश लिख सकते हैं, और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 1/d माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश -3। दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर है, ये तरीका बेहतर है कि इस तरह लिखना, या हमारे पास क्या कहते हैं इस तरीके से लिखना। दोनों ही इस सिचुएशन में, ये जो केस हम कर रहे हैं इस केस में दोनों ही बेहतर है, जिस मर्ज़ी से आप कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इसके साथ कर लिया जी डी माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश -3, आपने इसके साथ हमारे पास कर लिया। इसमें अब डी की वैल्यू जो है -2 पुट करेंगे हम, और -2, और डी डैश की वैल्यू जो है वो आपने
+1 पुट करनी है और इसका जवाब देखना है कि हमारे पास क्या आएगा। तो देखते हैं जी हमारे पास इसका जवाब क्या आता है। मैंने इसकी दूसरी दोनों को लिखा है, आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये सिर्फ एक स्टेप बताना था कि आप देखें कि ये चीज़ इसकी यानी कि d माइनस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। जो मैंने शुरू में कहा था कि ये चाहे आप इसको लिख के कर लें चाहे ये लिख लें, मैं इसी के ऊपर काम करूँगा जी, इसके ऊपर। ये मैं इसके ऊपर भी काम करता हूँ तब भी जवाब मेरा जो है वो चेंज नहीं होता। ये देखें, ये मैंने स्टेप अपनी आसानी के लिए दोबारा लिख लिया, e⁻² + y, वही स्टेप जो पहले लिखा था। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में ही हमने कहा x का कोफिशिएंट d-2 और d-1 यानी y का कोफिशिएंट +1, तो वो हमने पुट किया। अगर यहाँ होता सिंपल e⁻² सिंपल लिखा होता तो फिर ये इसका होना था -2x + 0y, और अगर ये ना होता -2x सिंपल e⁻y होता तो फिर होता 0x + y। फ़िलहाल यहाँ पे -2x + 1y है, वो वैल्यू हमने d डैश की जगह d की जगह -2 और d डैश की जगह 1 पुट की। यहाँ d -2 पुट किया, इधर 1 किया, इधर -2 किया, इधर 1 किया, -3 किया, ये सूरत हमारे सामने आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। ये चीज़ एज इट आती रहेगी, e⁻² + y जो भी यहाँ लिखा होगा। तो 1/12 e⁻² + y हमारे पास आ गया। फिर हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आया था उसकी वैल्यू ये पुट की हमने, आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू, और दूसरी हमने जो है यहाँ पर ZP की यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट की। ये देखिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन हमने हल कर लिया जिसमें डिनोमिनेटर जो था वो आपका नॉन ज़ीरो था, अब ज़ीरो होगा तो तब हम क्या करेंगे। बहुत आसान है। तो ये हमारे पास है जी, इसके अंदर ये एक सवाल हमने लिखा d² - d डैश का स्क्वायर -3d + c d डैश + z = e⁻x + 2y। अब मैंने कहा कि आप इसको ना इस तरह भी लिख सकते थे, मसलन d² की जगह r लिख देते, d डैश की जगह t लिख देते और d की जगह p लिख सकते थे और d डैश की जगह q लिख सकते थे। तो ये फॉर्मेट ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर मैंने कहा कि आप इस सवाल को जो है ये d2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन z विद रिस्पेक्ट टू x, और d डैश का मतलब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। बाकी ये लिखा जाएगा, यानी एक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा फॉर्मेट, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये आप सूरत हाल जानते हैं। और ये फोर्थ फॉर्मेट हो गया इसका। फिफ्थ फॉर्मेट इसका ये है कि मैंने इसके फैक्टर भी बना के दिखाए कि ऑलरेडी आपको विद आउट फैक्टर भी दिया जा सकता है सवाल, जिस तरह ये विद आउट फैक्टर दिया हुआ है, इसमें फैक्टर नहीं बन रहे, लेकिन इसी चीज़ के ये फैक्टर भी हमें बने बनाए दिए जा सकते हैं। हम जो सवाल करेंगे, चूँकि मेरा मकसद यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस है यानी टीचिंग प्रोसेस है, तो मैं इसको चॉइस करूँगा कि ये किस तरीके से हल करें। आपको मैंने ये फॉर्मेट इस वीडियो के अंदर डिस्कस करके बताएं। आगे चलते हैं जी, हम यहाँ पर इसके फॉर्मेट को हम हल करते हैं। तो ये d² - d डैश का स्क्वायर -3d + 3d डैश z e⁻x + 2y। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि हमने इसका स्क्वेयर्स किया, यानी a² - b², तो a - b और -3 इसके अंदर से कॉमन ले लिया, तो -3d d + d डैश आ गया। ये आ गया था फार्मूला d² - d डैश का स्क्वायर a - b इंटू a + b। उसके बाद यहाँ पर आपने d - d डैश इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप इसमें से कॉमन लिया तो d + d डैश इंटू d + d डैश -3 इंटू z = 0 हमारे पास आ गया। हमने जो है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मालूम करने के लिए ये राइट हैंड साइड को इग्नोर किया है। ज़रा इस बात को भी ध्यान रखिएगा, e⁻x + 2y को। ये देखें जी, हमारे पास d - d डैश + 0 लिख दिया, d + d डैश -3 = 0 हमारे पास। इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ये होगा, मसलन इसका लिखना है इस 0, इसका साइन चेंज करें e⁻0x, जो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने फिर भी साइन इसलिए चेंज किया ताकि सिमेट्री कायम रहे कि जो भी यहाँ कांस्टेंट होगा उसका साइन चेंज करके एक्सपोनेंशियल की पावर बना देंगे।
उसके बाद फिर हम इसके अंदर फाइव वन लिखेंगे और ये जो डी डैश का कोफिशेंट होगा वो -1 है और उसकी साइन चेंज करेंगे y+1x लिख देंगे। और उसके बाद ये फंक्शन इसके मुताबिक जो सा है ये इसका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का। अब इस फैक्टर के मुताबिक जितने फैक्टर्स होंगे उतने हम जो सा है यही एल्गोरिथम रन करेंगे कि -3 है कांस्टेंट है उस फैक्टर में d + d डैश -3 के अंदर -3 कांस्टेंट है तो e⁻+3x हो जाएगा और d डैश का कोफिशिएंट जो है +1 है इसका साइन चेंज करेंगे जिस तरह हमने -3 का साइन चेंज करके e⁻+3x लिखा था इसी तरह यहाँ पे +1 है तो y-1x हम लिखेंगे। उसके बाद ये e⁻0x को 1 लिखते हैं और फिर ये हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब हम जो है इसका इंटीग्रल यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो z हमारे पास है, इसके अंदर जो ये फैक्टर्स हमारे पास हैं इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। देखें जी ये रेसिप्रोकल यही हमारे पास है, चाहे मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में, चाहे आप इसको कर लें जो भी आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है या आप इसको कर लें, यानी कि आप चाहे इसको जो है कर लें, इसको आपने कर लेना है 1/d² - d डैश कस के -3d + 3d डैश, z को इग्नोर कर देना है और इनटू e⁻x+2y जो है वो आपने लिख देना। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि आपके पास जब ये लिखा गया यानी रेसिप्रोकल लिखा गया 1/d - d डैश, मैंने इधर से लिख लिया था तो आपने ये लिखा गया और राइट हैंड साइड आपकी e⁻x+2y है जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर लिखी हुई है, यानी यहाँ पे ये देखें e⁻x+2y हमारे पास है। तो अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर d की वैल्यू जो है x का कोफिशिएंट 1 और d डैश की वैल्यू जो है वो +2, ये को वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास जो है ये हमारे पास इस तरीके से आ गया 1 d की वैल्यू 1, d डैश की वैल्यू -2, d की वैल्यू 1, d डैश की वैल्यू +2 और उसके बाद -3 ये वैल्यू आ गई। जब हमने इसको हल किया तो आपके पास ये देखना कि 1 प्लस ये 3 है और 3 - 3 1/0 फॉर्म आ गई, 1/0 फॉर्म। ये हमारे पास जब भी 1/0 फॉर्म आए, अगर तो जवाब हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाता डिनोमिनेटर का तो ये सवाल पिछले क्वेश्चंस की तरह हो जाता और हल हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो आपके पास क्या कहते हैं ये ज़ीरो आ गया डिनोमिनेटर। अगर ये ज़ीरो हो जाए, यहाँ जो भी फंक्शन जो मर्ज़ी लिखा हो, कभी यहाँ e⁻x+2y लिखा होगा, कभी e⁻x लिखा होगा, कभी e⁻−3y लिखा होगा या कभी sin x+2y लिखा होगा या cos x+2y जो मर्ज़ी लिखा हो, अगर ये डिनोमिनेटर उस मेथड से जिस मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक अगर ये ज़ीरो आ जाए तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव जो d का हमारे पास है d - d डैश d + d डैश -3 इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव जो है हम यहाँ पर लेते हैं जी, इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो उस सूरत हाल के अंदर ये हमारे पास आते हैं कि मैंने ये किया कि इसको ना मल्टीप्लाई किया हुआ है, पहले से ये मल्टीप्लाई था, आपने इसके ऊपर मल्टीप्लाई था जो कि यहाँ लिखा हुआ था शुरू में, वो मैंने उसको जो है ना उसी को कर लिया क्योंकि ये वही ऑक्सिलरी इक्वेशन है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो आप ये हमारे पास है d² - d डैश, यही मैंने ये लिखी। ये देखें गौर करें कि मैंने जो लिखी है ये मेरा प्रीवियस पेज है d का स्क्वायर -d डैश का स्क्वायर और -3d और +3d डैश हमारे पास लिखी हुई, +3d डैश ये लिखे हुई सारी वही लिख दी मैंने। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते, यानी किसको मल्टीप्लाई करके देख लेते जी हम, कहने का मकसद है इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, तब भी आपके पास क्या कहते हैं यही जवाब आना था। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, जहाँ पर ये 1/0 आई है उससे पिछले जो सी भी पॉलिनोमियल होगी d और d डैश में डिनोमिनेटर के अंदर उसका डेरिवेटिव आप लेंगे। तो डेरिवेटिव लेते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू d हम लेंगे और d डैश को कांस्टेंट मानेंगे, ये भी जहन में रखिएगा, d को d के साथ देंगे और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d और d डैश को कांस्टेंट, और साथ जो है अगर पहला डेरिवेटिव लिया तो x जो है वो बाहर लिखा जाएगा, ये रूल होगा।
अगर डी ओवर डी डी क्या है, और अगर डी ओवर डी डैश करेंगे तो उस सूरत हाल के अंदर यहाँ पे वाई आना था। फ़िलहाल हमारे पास मैंने बताया कि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी लिया और ज़्यादातर हम डी ही लेते हैं। आप देख लीजिएगा, कभी बहुत कम चांस है कि हम डी डैश के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लें इस पॉलिनोमियल का। फ़िलहाल ये हम डेरिवेटिव लेते हैं एक्स, यहाँ एक्स आ गया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डी है तो 2d आ गया, इस ये कांस्टेंट है 0 हो गया, ये -3 आ गया, ये कांस्टेंट है 3d डैश क्योंकि डी डैश ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 0 हो गए, वो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2d - 3 और ये वाला x, इस जगह पर x आपके पास आ गया e⁻x + 2y। और अब हम d की वैल्यू जो है वो 1 पुट करेंगे और d डैश की वैल्यू +2 पुट करेंगे, जो कि है ही नहीं यहाँ पर, d डैश तो इसके अंदर नज़र ही नहीं आ रहा, तो d की ही वैल्यू जो है वो हम 1 लेंगे। d डैश मैंने वैसे ही लिख दिया, ना लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वैल्यू आई और इसको सॉल्व करेंगे तो ZP हमारे पास आ जाएगा -x, क्योंकि इसका आंसर जो है -1 है, -1x e⁻x + 2y आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। एक पॉइंट और मैं, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता चलूँ कि यहाँ पे इधर देखिए, ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, ये थी, और मैंने कहा था इसके फैक्टर जो से हैं वो हमारे पास इस तरीके से, इसके ऊपर अगर इसके साथ करेंगे, मैंने इसके साथ डेरिवेटिव लिया था, डेरिवेटिव देखिए मैंने इसके साथ लिया हुआ है ये वाला विद रिस्पेक्ट टू डी। अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे यानी कि इसके साथ इस पे लेंगे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ जाता। तो मैंने प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए आप यूँ समझें कि मैंने इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन का फ़ायदा उठाया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फ़िलहाल ये हमारे पास क्या कहते हैं, आप इस तरह भी करेंगे तब भी जवाब आपका वही आएगा जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी आ गया, इन दोनों की वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक सोल्यूशन हासिल करने के लिए। ये देखें जी, हमारे पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट किया। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आया, इन दोनों की वैल्यूज़ आई, तो ये हमारे पास इस तरीके से लिखा गया। आगे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इसके अंदर जो ये सवाल है इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मतलब वहाँ पे D2 लिखा हुआ था, तो मैं ये कहता हूँ कि आप इसको, और Z की जगह मैं U लिख दूँ तो U भी हमारे पास लिखा जा सकता है। और ये जितना भी सवाल हमने किया अब आपके सामने, वो Z की जगह आप U रिप्लेस करते हैं तो वही जवाब आपके पास आ जाएगा, जो क्या कहते हैं, जो ये जवाब आया। यानी यहाँ पे जहाँ ये Z है यहाँ U लिखा जाएगा, यहाँ U लिखा जाएगा, यहाँ U और C लिखा जाएगा, U और P लिखा जाएगा, इसी तरह बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये U फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे भी आपके पास ये वही सवाल है जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें यहाँ पर ये देखें ये वही पॉलिनोमियल है जो मैंने अभी आपके साथ लिखी थी सवाल के अंदर, बस यहाँ फ़र्क था Z लिखा हुआ है, यहाँ पर अब मैंने U लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे भी ये भी वही फैक्टर्स हैं जो मैंने सवाल के शुरू में लिख कर आपको बताए थे। वहाँ पर जो है क्वेश्चंस को आप दोबारा देख लीजिएगा तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट हैं, लेकिन मैंने ये यहाँ बताने की कोशिश की है ताकि आपका जहन जो है वो सिर्फ एक ही बात पे ना चल जाए कि जी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Z होता है, यहाँ Z होता है U की जगह, इधर भी जितने U हैं Z होता है। नहीं, आपके पास यहाँ पर U की Z की बजाय U भी आ सकता है सारे सवालों में, जिस तरह कि ये एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। तो हम उसके मुताबिक ही सवाल वही है। तो आप जो है U की बजाय वो कोई और भी दे सकता है, मतलब फ़ाई दे दें, सब जगह फ़ाई नज़र आ जाएगा, 1 से लेके ये यहाँ तक जितने फॉर्मेट लिखे हैं सब जगह जो है U की जगह फ़ाई आ जाएगा। कुछ भी हमारे पास जो है वो आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि जहाँ Z लिखा हुआ है वहाँ पे अगर U है इस सवालों के अंदर तो आपके पास U आना शुरू हो जाएगा। देखें जी, अगर आपको ये मटेरियल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपकी राय जो सी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अल्लाह हाफ़िज़।